सर जय हिंद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम पे, और स्पेशली आजकल के दिनों में जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हम अलग अलग टीवी चैनल्स पे बस इजराइल, ईरान और यूएस की जंग के बारे में ही बातचीत करते हैं। आपके टॉपिक बड़े हटके होते हैं, तो मुझे आज वाकई मजा थैंक यू आने सर। वाला है, तो मुझे लगता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया इसके लिए। यंग या डायरेक्ट जीसीयू जो है वो अब इंडियन आर्मी में आने चाहिए। काफी ज्यादा मांग हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर डायरेक्ट जीसीयू कोई आ रहा है तो वो सिर्फ नाइट सूबेदार तक नहीं, और उसका प्रमोशन जो है वो कर्नल रैंक तक हो। उस हिसाब से प्रमोशन में भी अब चेंजेस लाए जाएं, क्योंकि अब यूथ जो है वो पढ़ा लिखा है। अब वो वक्त नहीं है कि उसे नहीं आता है। वो क्योंकि ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो अफसरों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं क्या कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज हम इंडियन आर्मी में देख रहे हैं इस वक्त। एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आर्मी में हो रहा है। तो इस चेंज की कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर? देखिए, प्रपोजल 2021 में दिया गया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी अ, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स की, क्योंकि आप एक सेपरेट कार्डर जी फौज में खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर शुरू में तो वो जेसी और फिर आगे जाके जो है वो अफसर बन जाते हैं। फर्क यहाँ पे क्या है कि एससीओ जो है उसने जवान की भी नौकरी की हुई है, जी। अब जेसी में नौकरी की और फिर वो एससीओ बनता है। और एसीसी एंट्री भी वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो क्वालिफाई करते हैं एसीसी के लिए। तो वो भी जवान से ही वो अपना करियर शुरू करते हैं, बाद में जाके वो तो रेगुलर कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं। अब ये जरूरत कहाँ पड़ी? जो ब्रिटिश टाइम में था, जी संक्षेप में बोलूंगा कि उस टाइम उनको एक ऐसा बीच में ओहदा चाहिए था, जो सोल्जर्स के बीच में और उनके बीच में वार्तालाप कर सके, हुक्म पास कर सके, उनकी ट्रेनिंग करवा सके, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको ये बता सके कि ये जवानों की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। तो इसको देखते हुए उन्होंने उनको जो है वीसीओ बोलते थे, वॉइस रॉय कमीशन ऑफिसर। तो ओके। वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे, तो इस तरह से चलता रहा। जब हम 47 में आजाद हुए तो ये बीसीओ को चेंज करके जेसीओ कर दिया, जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये ओके। भी एक गैजेटेड पोस्ट है, क्लास बी गैजेटेड पोस्ट है, और इट इज अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे हम जब कमीशन होते हैं ऑफिसर, तो हमारी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जो है वो करते हैं, वो लेटर साइन करके जो है हमें कमीशन ऑफिसर का ओहदा देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये तो रहा तब तक। अब समस्या कहाँ आ गई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेसीओ, देखिए, जेसीओ बनते बनते 24 साल में तो आप एनसीओ बनते हैं। बिल्कुल। जेसीओ बनते बनते 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, कईयों को 28 साल हो जाते हैं। नायब सूबेदार से सूबेदार तक की बात कर रहा सुविधा हूँ, बनेगी। और फिर सूबेदार भेजा। तो वो स्टेज ऐसा आ जाता है जहां पे थकान, फटीग इनके अंदर आ जाती है जेसीओस के अंदर, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, और ग्राउंड पे वो भी जवानों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वो उस तरह से मेहनत नहीं करते थे जैसा जब वो जवान थे तब करते थे। जी। बट अगर पेट्रोलिंग में जाना है, जाना है, जाना। ऑर्डिनेंस सर्च में है, एम्बुश में है, टेक्निकल चीजों में है, मतलब वो सब करना ही करना है। तो ये महसूस हो रहा था कि गैप चला आ रहा है फिजिकल फिटनेस में, मेंटल फिटनेस में। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो जी। रही है, चाहे वेपन सिस्टम्स ले लीजिए, सर्विलेंस इक्विपमेंट ले लीजिए, गाड़ियां ले लीजिए, हर चीज में ओके। डेवलपमेंट आ रही है, और इंडियन आर्म फोर्सेज जो है उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं, और भी सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स, और उसको जो है हम खरीदने की जी। भी सोच रहे हैं और खुद अपने देश में बना भी रहे हैं। अब अगर इसको इस्तेमाल करना है, तो जो जेसीओ आज की डेट में जो जेसीओ हैं वो 10+2 ही थे, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनका अपटेक उतना जल्दी नहीं होगा। प्लस उन्होंने वो टेक्नोलॉजी देखी नहीं है। जो जी। अगर ये डायरेक्ट एंट्री जेसीओ आते हैं, एक तो ये ग्रेजुएट लिए जाएंगे, इससे ओके। नीचे नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर टेक्निकल आर्म में जाना है तो आपको
बी तक तो होना ही होना चाहिए। ओके। अब ये फौज में आए तो एक तो इनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, यंग है। एग्री। जो नया इवॉल्विंग सिनेरियो है दुनिया का लड़ाई लड़ने का, जी। वो इनकी समझ में जल्दी आएगा। इनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर जब जी। इनको समझाया जाएगा तो ये जल्दी समझेंगे कि ये चीजें इस तरह से इवॉल्व होंगी, या एंटिसिपेट आपने करना है वो करेंगे। तीसरा है ऑफिसर्स की शॉर्टेज। जब मैंने ज्वाइन किया था तब 22 24 ऑफिसर्स थे, 26 भी ओके। रहे। जी। और जब मैं सीईओ था तो हार्ड स्केल पे जो है बोला जाता था जी 14-12 आपको जो ओके। है हार्ड स्केल पे ये मिलेंगे। उसमें से कोई छुट्टी निकल गया, कोई कोर्स चला गया, कोई एडमिट हो गया, तो आप 8-9 अफसर से ये यूनिट चलाते थे। तो वो गैप, एक तरह से गैप आने लग गया था अफसर्स में और जवानों में। ओके। ओके, तो उस टाइप की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी ऑफिसर्स की नहीं हो पा रही थी। तो जी। ये सोचा गया कि अब ये गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, तो वो ये डायरेक्ट एंट्री जेसीओस को लेके आया। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा क्या है? जवान आज का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, समझता है हर चीज को। एक सेकेंड लूंगा। तो अगर वो जेसीओ आज जी। की डेट आज के समय का जेसीओ उसको कुछ चीज समझाएगा तो वो समझ जाएगा, और दोनों ठीक। में एक मोटिवेशन और एक समझ रहेगी कि अपनी चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी को ज्वाइन करके जो है चेंज भी कर एग्री। सकते हैं। पर जो पुराने टाइम के जेसीओ, उन्होंने एक ही तरह से फौज देखी है, एक ही तरह से चीजें चली हैं उनके साथ, वो इस सिस्टम को जल्दी चेंज करने में उनके लिए दिक्कत होती है आज की जी। डेट में भी। पर कहाँ पे समस्या आएगी? ये डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का कोई ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, ऑपरेशनल एग्री। एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। बिल्कुल, मतलब उनको भी 3-4 साल तो लगेंगे कि फौज है क्या समझने में। है क्या? और दूसरी तरफ जो वो पुराने जेसीओ थे, उन्होंने हर चीज की हुई है, उनको ग्राउंड में पता है। फिर जो पलटने हैं इन्फेंट्री की हों, चाहे आरटी की हों, आर्मर की हो, जहां पे ट्रुप्स एक यूनिट में जो है परमानेंटली रहते हैं, जब जी। तक कि वो ईआरई पे ना चले जाएं एग्री। या और कुछ ना हो। तो एक यूनिट की तरतीब बनी हुई है, एक यूनिट का हिस्ट्री है। जी। हम राज्य की 2-2 साल पुरानी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो हिस्ट्री आज का जेसीओ नहीं समझेगा जो डायरेक्ट नहीं। एंट्री। ये वही जेसीओ समझ सकता है, जवान समझ सकता है, जिसने उस पलटन में नौकरी की है इतने साल, जी। उसको हर चीज पता है। तो यूनिट की तरतीब में भी फर्क आ जाएगा। तीसरा है कि एक तरह से रिजेंटमेंट, जो पुराने जेसीओ हैं उनके अंदर और जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ हों, आपस में एक तरह से तकरार होगी उनके बीच। टकरार। क्योंकि ये जेसीओ बोलेंगे कि भाई मैं, मान लीजिए आप नायब सूबेदार हैं और जी। एक डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार आ गया, जेसीओ क्लब तो एक ही है, बिल्कुल। वहीं पे उठे बैठेंगे, खाएंगे। अब वो जेसीओ जो पुराने हैं, उनको तो ये पता है कि भाई मैं सूबेदार तक तो बन जाऊंगा, सूबेदार मेजर तक भी मुझे नहीं पता है। पर ये जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ आया है, ये आगे जाके लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक जो है ये जा सकता है। जबकि ओके। वो अलग बात है कि वो टाइम स्केल रैंक जी। रहेगा। तो फ्रिक्शन तो आएगी। देखिए ओके। कि भाई मैं भी उसी रैंक पे हूं, पर मैं आगे नहीं जा सकता हूं, और ये जो है आज का नया जेसीओ बन के आया और ये जाएगा। आगे चला जाएगा। तो इस तरह से, हाँ, ये डायरेक्ट एंट्री जेसीओस की जो कंडीशंस हैं, जो ज्वाइन करने से पहले उनको भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है ऑफिसर्स ऑर्डर के लिए, इनको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ओके। अगर उसके बाद एसएसबी भी फेस करना पड़ेगा जो जो क्वालिफाई करते हैं, और एसएसबी में भी उनको ही डायरेक्ट एंट्री जेसीओ का ऑप्शन दिया जाएगा जो एसएसबी में पास हुए पर परसेंटेज कम आई। और ओके। क्योंकि देखिए ऑफिसर्स कार्डर में भी वैकेंसीज बेस्ड ही है, जी। उतना अगर उतनी अपटेक नहीं, मतलब उतनी है आपकी वैकेंसीज और आपने उतने ले लिए हैं, पर जी। बाकी भी कुछ लोग हैं जो मेरिट में लो हैं, पास तो जरूर एग्री। होंगे, आपको उनको भी उनको फिर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप डायरेक्ट एंट्री जेसीओ आप भर्ती होना चाहेंगे, और ओके। आप कहिए कि आप
लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके बाद फिर वो अगर उसको मंजूर है तो वो एंट्री करेगा। जो ट्रेनिंग है वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही होगी, जी 1.5 साल की। तो इस तरह से करके एक सिस्टम इवॉल्व किया है। पर अब ये देखना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव है। देखिए, अग्निवीर स्कीम को एकाएक लागू कर दिया। अब इसको ट्रायल बेसिस पे आप सिर्फ एक बैच को लेते हैं, बाकी टाइम आप जो नॉर्मल इनटेक आप जवानों का कर रहे थे वो आप करते रहते। जब इनके 4 साल पूरे होते और आपको महसूस होता कि ये कमी पेशी है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, तब आप उस चीज को सोच के, बहुत सोच समझ के जो है आप फिर तब शायद अग्निवीर स्कीम को, अगर आपको लगता कि इंडियन आर्मी के लिए सही है, तो आप इम्प्लीमेंट जी इस कार्डर का भी मैं यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट को और इंडियन आर्मी को या आर्म फोर्सेस बोल लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर भी एक ट्रायल फेज करिए, एक बैच को ले लीजिए, 2 बैच को ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के इन्होंने ऑफिसर के तौर पे भी कार्रवाई करनी है। तो आप 2 बैचेस को लेके जो है आप 4 साल तक देखिए, 6 साल तक देखिए, और उसके बाद और इनको एज अ केस स्टडी लीजिए। ओके ये नहीं करना कि ये काम क्या, नहीं, एज अ जी केस स्टडी इनको आपको केस स्टडी लेके फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा एनालिसिस, इनकी सोच किस तरह से जा रही है, मतलब बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, और वो करने के बाद ही आप जो है इस कार्डर को आप इम्प्लीमेंट करें। जी ओके बस मेरा एक सवाल था मेरा कि जब से आप बातचीत कर रहे हैं कि डायरेक्ट की बजाय, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई जेसीओ आता है तो देखिए वो एक जवान, एक एनसीओ जिसने 15-20 साल रगड़ा खाया है, उसको आकर डायरेक्ट आकर कोई जेसीओ ऑर्डर करेगा तो शायद इतना जिस जवान को पता होगा उतना जेसीओ को पता नहीं होगा। लेकिन क्या हम ये जो आज का प्रमोशंस है, जहां पर हम देख रहे हैं कि 20-22 साल में एक हवलदार बन रहा है, क्या हम उस प्रमोशन को पीछे करके यंग हवलदार, यंग एनसीओ, यानी कि आप 14-15 साल के अंदर आप हवलदार हैं, 13-15 के बीच आपने हवलदार हैं, और 17 साल में आप एक जेसीओ बनेंगे, वो ज्यादा बेटर नहीं होगा? क्योंकि उनके पास तजुर्बा भी होगा और लगभग 34 साल की उम्र में वो यंग भी होंगे, यंग जेसीओ भी हमारे पास होंगे। इस पे ज्यादा, मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा फोकस किया जाए सर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ये भी जो आप सुझाव दे रही है, ये भी अच्छा सुझाव है। पर दिक्कत सिर्फ एक ही है, क्वालिफिकेशन। बिल्कुल 10+2 पास की सोच समझ उसी हिसाब से होगी बनस्पत एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के। यहाँ पे फर्क आएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि कई ऐसे लड़के आजकल आ रहे हैं जिनकी ऑफिसर से भी ज्यादा क्वालिफिकेशन है पढ़ाई के मामले में। बिल्कुल है। देखिए, ऑफिसर्स के मामले में एक फर्क आता है। ऑफिसर्स के मामले ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ओके वो लेट डाउन है। अगर वो है तो आप एसएसबी में आप पास होंगे, अगर आपके पास नहीं है तो वो ट्रेनिंग से नहीं आपको दी जा सकती है, वो इनबॉर्न होनी है। मैं मानता हूं कि कई बार हम भी ये बोलते हैं यार ये कैसे ऑफिसर बन गए, पर जिन्होंने वो असेसमेंट की है वो सब क्वालिफाइड हैं, एसएसबी में बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट है, जीटीओ है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, मतलब वो 3-4 दिन का रगड़ा होता है। तो उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फिट है नहीं है, तब आपको जो है एकेडमी ज्वाइन कराई जाती है। तो सिर्फ क्वालिफिकेशन से नहीं, तो ऑफिसर कार्डर की बात कर रहा हूँ जी जी मैं, जेसीओ कार्डर या एनसीओ बिल्कुल जवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका दायरा छोटा होता है। यहाँ पे अगर वायो भी आता है, जी लेफ्टिनेंट आता है, तो बिल्कुल उसका भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। प्लस जो तजुर्बेकार जेसीओज हैं वो उसको गाइड करते हैं, बताते हैं, ग्रूमिंग होती है। उम्मीदवार काडर में हम लोग जाके क्यों उम्मीदवार काडर अटेंड करते थे? जी जवानों के साथ उनकी बैरकों में रहते, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, यही वजह थी कि एग्री। एज ऑफिसर आपको पता चले। तो ये भी एक तरह की मतलब ग्रूमिंग होती हाँ है। लेकिन मैं वही चीज मैं फिर वही आऊंगा कि हमारे एसीसी में भी तो हर साल के ही बच्चे आज निकलते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जवानों के अंदर वो क्वालिटीज हैं और हमें है। उसको थोड़ा शार्प करने की जरूरत है।
बिल्कुल तो बिल्कुल अगर वो अफसर बन सकते हैं तो वो बहुत अच्छे जेसीओ भी बन सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, पर वो है कि फिर क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से हो। क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो क्वालिफिकेशन चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशंस अपनी क्वालिफिकेशंस पे काफी फोकस कर रही है आजकल, क्योंकि जो अग्निवीर भी आ रहे हैं वो भी मैंने देखा कि उनकी क्वालिफिकेशंस भी, किसी की एमए है, किसी की बीए है, कोई बीएससी करके आ रहा है, और कुछ तो ऐसे अग्निवीरों से मैं मिला हूं जो एसएसबी फेल है सर एसीसी में, ऐसे बच्चों से भी मिला हूं मैं। राजेश, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो एनडीए में जी मैक्सिमम बच्चे जाते हैं वो जेसीओआर के जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर काबिलियत थी अफसर बनने की, तभी वो गए हैं। और उनकी जो आज से 25 साल पहले ये स्टेट नहीं था, पर जैसे मैंने बोला दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना अपने आप का नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करोगे, मौके ही मौके हैं। जी तो इस चीज को मैं फिर दोहराऊंगा कि ड्यूरिंग योर पढ़िए। आर्मी सर्विस जो जवान हैं, उन आगे उन्होंने प्रमोशन का ऑर्डर नहीं करना है, वो आगे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है फौज में रहते हुए सिविल क्वालिफिकेशन भी करें, फौजी क्वालिफिकेशन भी करें, जिससे आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो। और ओके। निकलने के बाद इमिडिएटली आपको महसूस होता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, घबराना नहीं है। आप वो 2-3 साल लेके जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, नए नए स्किल सीखिए, और फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करिए, आपको 100% जो है मिलेगा। और वो चिंता नहीं करना है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। आजकल प्राइवेट और कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, और अगर आपके पास स्किल है तो वो तो 100% लेंगे आपको। कुछ जी हटकर राजेश, सोचिए, सबसे बड़ी बात पढ़िए और कुछ हटकर सोचिए। चलिए बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, थैंक यू। आज लंबा वक्त मैंने आपसे लिया, इसके लिए माफी, लेकिन थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।